हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उससे आगे सभी एक्ट्स के बारे में आज हम देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट में 3 काम हुए थे। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया था, गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी, और तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। एससी लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। एलिजाइन फेक इसके पहले जज थे। अब इसके बाद इसमें अमेंडमेंट के लिए 1773 का जो एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए 1781 का एक्ट आता है। तो अमेंडमेंट एक्ट 1781 आता है। इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में आपस में विवाद रहता था। तो इन दोनों का जो क्षेत्राधिकार था, उस क्षेत्राधिकार को दोबारा से परिभाषित किया गया। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल जो एक्ट बनाती थी, जो कानून बनाती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट की प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रमाणिकता को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल जो एक्ट बना रही थी, ये था अमेंडमेंट एक्ट 1781। अब अमेंडमेंट एक्ट 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स के द्वारा ये लाया गया था, इसलिए इसका नाम पिट्स रखा गया। अब ये लाया क्यों गया था, कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसमें क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको सुप्रीम पावर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया कि ये सबसे ऊपर होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुप्रीम पावर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल मद्रास का और बॉम्बे का। अब 1781 के एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। तो उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट 1786 आया 4 साल बाद। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या 4 की गई थी। 1773 के एक्ट में जो बनाई गई थी, तो उनके सदस्यों की संख्या 3 की गई। गवर्नर जनरल को एक मतलब और ज्यादा पावर दी गई, और इसकी 3 क्यों की गई, ताकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो आसानी से अपना निर्णय ले सके। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का भी अधिकार दिया गया। जब टाई हो जाएगी तो निर्णायक मत भी दे सकता था, और एज अ सदस्य होने के तौर पे भी ये मत दे सकता था गवर्नर जनरल काउंसिल का, और अध्यक्ष होने के नाते भी टाई के केस में ये मत दे सकता था अपना। और इमरजेंसी पावर भी गवर्नर जनरल को दी गई। अब कंपनी की जितनी भी शक्तियां थी उनका पुनः नवीनीकरण करने के लिए चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट। और इन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को मतलब हर एक 20 साल बाद पुनः परिभाषित करेंगे। 20 साल बाद हम इसको दोबारा परिभाषित करेंगे, हर एक 20 साल के बाद हम इसको लेके आएंगे। तो ये 20-20 साल के बाद आया। सबसे पहले 1813 में, उसके 20 साल बाद सबसे पहले 1793 में, उसके 20 साल बाद 1813 में, उसके 20 साल बाद 1833 में, और उसके 20 साल बाद 1853 में। तो ये 4 चार्टर एक्ट आए। अब 1 बाय 1 सभी चार्टर एक्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था व्यापार करने का इंडिया में और पूर्वी देशों के साथ।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़कर। चाय के व्यापार पर ही उनका एकाधिकार था, बाकी सभी एकाधिकार उनके समाप्त कर दिए गए। और एक नंबर पे तो ये काम हो गया। दूसरा क्या काम हुआ, शिक्षा के विकास के लिए कम से कम हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ये आया इसमें। क्यों? क्योंकि जो इंडियन है वो ब्रिटिश वस्तुओं में क्या ले, इंटरेस्ट ले, ब्रिटिश वस्तुओं में इंटरेस्ट ले, और उसके लिए एजुकेशन तो देनी पड़ेगी, तो ब्रिटिश वस्तुओं में इंटरेस्ट के लिए एक तो इसमें ये काम हो गया। तीसरे नंबर पे जो ईसाई कमिश्नरीज थी, उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया, उन मतलब छूट दी गई, उनको छूट मिल गई। तो इसमें 3 काम हुए। एक तो चाय के व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी आकर भारत में कुछ भी सामान बेच सकती थी, सिर्फ चाय को छोड़ के। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया, और ईसाई कमिश्नरीज को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार या फिर छूट मिल गई। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ, पीछे मैंने 1813 पढ़ाया था ना, एक बार दोबारा बता दो, मेरा खुद का कंफ्यूजन होगी। 1793 में तो एक्ट लाके ये बात बोली गई कि भाई हम हर 20 साल बाद इन एक्ट को पुनः परिभाषित करेंगे। तो ये सिर्फ 1793 के एक्ट में बोल दिया गया, और 1813 के एक्ट में वो 3 बातें आई, ये बात थी। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे, जितने भी एरिया उन्होंने जीते थे, उनका उन्होंने नामकरण किया। और उनका नाम क्या रखा, उनका नाम रखा उन्होंने ब्रिटिश इंडिया। सभी जीते गए क्षेत्रों का उन्होंने नामकरण किया और उनका नाम रखा ब्रिटिश इंडिया। जैसे पुर्तगालियों ने भारत में जितने भी क्षेत्र जीते थे उनका नाम उन्होंने इस्तादु इंडिया रखा था। अब जीते हुए क्षेत्रों का नाम ब्रिटिश इंडिया कर दिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ये कौन था बनने वाला, ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल काउंसिल के जो 4 सदस्य थे 1773 के एक्ट में किए गए थे, अमेंडमेंट एक्ट 1786 में उनको 3 कर दिया गया, और चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल काउंसिल के जो सदस्य थे उनको दोबारा से 4 कर दिया गया, और चौथा जो मेंबर था उसको लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। और वो चौथा मेंबर था कौन, वो था लॉर्ड मैकाले। आईपीसीसी ने लिखी थी। इसी की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग भी बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इस एक्ट में क्या हुआ, इसके अलावा दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन वो हुई नहीं। उसके लिए कानून आया 1843 में, और वो 1843 में समाप्त हुई। जो प्रावधान है वो इसी एक्ट के तहत लाया गया था, फिर कानून 1843 में बना और तब वो समाप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 वाले में सिर्फ चाय के व्यापार का अधिकार छोड़ा था, वो भी समाप्त कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक प्रशासनिक कंपनी बन के रह गई, सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक कंपनी। अब कोई भी व्यापार कर सकता था भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ। कंपनी की जितनी भी भर्ती होती थी उनमें योग्यता और समानता का सिद्धांत लाने की बात की गई कि जो योग्य होगा
उसी को पोस्ट दी जाएगी। लेकिन भारतीय और अंग्रेजों में अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो ये लागू नहीं हो पाया। फिर ये लागू कब हुआ? ये 1853 के एक्ट में लागू होगा आगे। अब और क्या हुआ? 1835 में मैकाले माइन्यूट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा लागू की गई, और ये प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में शुरू की गई। चार्टर एक्ट में, इस चार्टर एक्ट में क्या क्या आया? जो क्षेत्र जीत रखे थे उनका नामकरण करके ब्रिटिश इंडिया रख दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य किए गए। जो चौथा सदस्य था वो लॉ मेंबर था, विधि मेंबर था, और उसी की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग आया। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक कंपनी बन के रह गई, और भर्तियों में योग्यता और समानता का सिद्धांत लाने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया गया। फिर वो 1853 के एक्ट में आता है मैकाले की अध्यक्षता में, और मैकाले माइन्यूट भी लाया गया 1835 में, जिसके माध्यम से इंग्लिश मीडियम में प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। हर एक 20 साल बाद ये लाए गए, 4 बार ये लाए गए। इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य 1833 के एक्ट में थे। इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल को ही समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इसकी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल, पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। और लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर कंपनी की भर्तियों में योग्यता व समानता का सिद्धांत लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसका सबसे पहले एग्जाम हुआ, और सबसे पहले एग्जाम 1855 में लंदन में लिया गया। सबसे पहला एग्जाम 1855 में लंदन में हुआ। तो योग्यता और समानता के आधार पर प्राचीन काल में सबसे पहले मतलब भर्ती करवाने वाला जो देश था वो चाइना था, मध्यकाल में जर्मनी था, और आधुनिक काल में भारत था। और क्या काम हुआ? इसमें 3 काम होते हैं। एक तो गवर्नर जनरल काउंसिल को समाप्त करके लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तोड़ दिया। कंपनियों में एक उसका समानता और योग्यता के आधार पर भर्तियां शुरू की गई। और अब आता है चार्ल्स वुड। इसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया। तो 1857 में इसके माध्यम से सबसे पहले कलकत्ता में पहला विश्वविद्यालय बनाया गया। फिर 1857 में ही कलकत्ता के बाद बॉम्बे और मद्रास में बनाया गया। इनके 3 केंद्र तो मेन यही थे, बॉम्बे और मद्रास में बनाया गया। तो विश्वविद्यालय बनाए गए, भर्तियों में योग्यता के आधार पर भर्तियां करवाई गई, और गवर्नर जनरल काउंसिल को समाप्त करके उसकी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया। अब इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1858 का। चार्टर एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ? इसको महारानी की घोषणा भी कहते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ये एक्ट आया था। इसमें कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्राउन का शासन आ गया। अब प्रत्यक्ष रूप से महारानी शासन करेगी।
और भारत सचिव का नया पद बनाया गया। भारत सचिव का नया पद बनाया गया। और ये जो भारत सचिव होता था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। बहुत ही जरूरी है ये। तो भारत सचिव का पद बनाया गया, इसकी सहायता, और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसरॉय का पद बनाया गया। ये ब्रिटिश सम्राट के एजेंट के रूप में था। तो ये ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी महारानी थी, उसके एजेंट के रूप में था। ये सारे के सारे 4 ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम 4 ट्रैक्ट के बाद बात करते हैं 1861 के विधान परिषद एक्ट की। 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ? इसमें 2 काम होते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें कुछ भारतीयों को वाइसरॉय द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव में नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में कुछ भारतीयों को मनोनीत किया गया। मतलब यहाँ से हम मान सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रतिनिधि प्रणाली की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है। इस और क्या किया गया? 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो की व्यवस्था शुरू की थी। किसने? कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई थी। उस पोर्टफोलियो व्यवस्था को वैधानिक बनाया गया। अब पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है वो देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई थी उसको वैधानिक बनाया गया। ये 1859 में शुरू की गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी चुना गया। अब पोर्टफोलियो व्यवस्था देख लेते हैं क्या होती है। तो भारत सरकार को विभिन्न मंत्रालय और विभागों में बांटा जाना है, वर्गीकृत किया जाना है, पोर्टफोलियो व्यवस्था कहलाती है। अब इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 आता है। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। मतलब प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना, डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि 1861 के एक्ट के तहत उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, तो उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रोजेक्ट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, परंतु प्रोजेक्ट पर मतदान का अधिकार उनको नहीं दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1909 के मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम की। तो 1909 मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम।
मार्ले कौन था? ये था भारत सचिव, जो 1858 के एक्ट के द्वारा इसका पद बना था। और मिंटो था वाइसराय उस टाइम पर, तो इसीलिए इसका नाम मार्ले मिंटो एक्ट का नाम रखा गया। अब इसमें क्या किया गया, भारत को एग्जीक्यूटिव असेंबली में भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, असेंबली ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। लेजिस्लेटिव में तो हमें 1861 के एक्ट के तहत मिला था और एग्जीक्यूटिव में हमें 1909 के एक्ट के तहत प्रतिनिधित्व मिला। और इसमें जाने वाले जो पहले भारतीय थे कार्यपालिका में शामिल होने वाले, वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया। बजट पर मतदान का अधिकार मिल गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने क्या किया, इसने विभाजन का बीज बो दिया। विभाजन का बीज बो दिया इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अलग से उनके लिए निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल गया। पहले जाने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, 1861 के एक्ट के तहत हमें लेजिस्लेटिव में भी मिल गया था। अब हमें एग्जीक्यूटिव में प्रतिनिधित्व मिल गया। क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया। बजट पर मतदान करने का अधिकार मिल गया। और इन्होंने एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेके आई है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की इन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में शुरुआत की। अब आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम एक्ट। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। जब संसद के द्वारा, संसद में किसी भी कोई भी मतलब लेके आते हैं किसी भी बिल को, और जब तक वो पास नहीं होता कोई भी, तो उसको बिल बोला जाता है। और जब वो पास हो जाता है राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति भी साइन कर देता है, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। पहले कोई भी चीज हम लेके आते हैं पास करवाने के लिए, तो उसे बिल बोला जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए थे 2019 में, फिर वो पास होने के बाद जब 5 अक्टूबर 2019 को पास हो गया, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया। और ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन लगी हुई है कि कोई भी स्टेट, मतलब यूटी तो स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन क्या कोई भी स्टेट यूटी में कन्वर्ट की जा सकती है? इट हैज नेवर बीन इन पास्ट 75 ईयर्स। आज तक पिछले 75 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया हो। यूटी होती क्या है? यूटी ये वो क्षेत्र होते हैं जिनका बहुत कम एरिया हो और इतने डेवलप साधन ना हो उनके पास। जम्मू कश्मीर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो रातों रात उसको 2 स्टेट में तोड़ दिया गया। और गवर्नर वहां पे प्रेसिडेंट रूल था, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 367 क्या कहता है? आर्टिकल 367 की ये कहता है, जहां कहीं भी हमें संविधान के बारे में समझ में ना आए कि ये क्या कुछ कहना चाहता है, तो हम आर्टिकल 367 का यूज करके संविधान को समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके 3 क्लोज थे, 1, 2, 3।
367 फोर्थ क्लॉज डाला इन्होंने, और इसके तहत इन्होंने गवर्नर को सारी की सारी पावर दे दी। और वैसे तो क्या है, हमें किसी भी स्टेट में कोई भी बदलाव करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है, तो सारा का सारा मतलब गवर्नर को पावर दे दी गई। तो आज भी ये क्वेश्चन एज इट इज मतलब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को इनको के जवाब देने कि क्या कोई भी स्टेट यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये चीजें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुछ भी जम्मू कश्मीर को लेके किया गया वो संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ गलत था, लेकिन पॉलिटिकल व्यू से वो सब कुछ ठीक था। उसके बाद तो फिर ये रिजर्वेशन बिल भी ले आए थे वहां पे जम्मू कश्मीर में, उनको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दिया था। एक रिजोल्यूशन होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब रिजोल्यूशन 370 को कंप्लीटली रिपेल नहीं किया गया, कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया है, उसको मतलब उसके जो प्रभाव था उसको खत्म कर दिया गया है, इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। इसका रिजोल्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अन्ना हजारे 2012 में अनशन पे बैठे थे कि लोकपाल बिल लेके आओ, लोकपाल बिल लेके आओ, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको उठाने के लिए कहा था कि भाई ठीक है हम इसके ऊपर आगे बिल बना देंगे, तो वी विल डू इट लेटर ऑन, दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन। हाँ भाई ठीक है, अभी तुम उठो, हम आगे इसके ऊपर बिल बना देंगे। उस टाइम पे बिल नहीं बनाया गया था, तो ये होता है रिजोल्यूशन। उनको उठाने के लिए या उन्होंने ये बोला था कि हाँ भाई हम बिल बना देंगे, तो ये रिजोल्यूशन था। फिर बाद में लोकपाल बिल बनाया गया। अब टॉपिक से हटके चले गए थे, अब आते हैं हम 1919 के भारत सरकार एक्ट पे। इसको मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। 1917 में इसकी घोषणा की गई थी कि भाई हम एक इस प्रकार का कोई एक्ट लेके आने वाले हैं। 1919 में एक्ट लेके आए। इसमें क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की इसमें शुरुआत की गई, और सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। और क्या क्या हुआ इसमें, बाइकैमरल मेथड, द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत हुई। द्विसदनीय प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई। बाइकैमरल मेथड मतलब कि एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आज के टाइम पर लोकसभा है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आज के टाइम पे राज्यसभा है। यहाँ से संघीय शासन की शुरुआत होती है। संघीय शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट से शुरुआत होती है, लेकिन संघ शब्द का प्रयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। केंद्र और सरकार के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। बाइकैमरल मेथड लेके आई। बाइकैमरल मेथड कैसे, प्रांतों में लेके आए थे। ये केंद्र स्तर पर कोई भी मतलब विषय ये नहीं लेके आए थे। दो विषय रखे गए, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित। इन विषयों के ऊपर गवर्नर निर्णय लेगा और इनके ऊपर भारतीय सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। जो मेन टॉपिक थे वो इन्होंने अपने पास रख लिए थे गवर्नर ने, और इन जो टॉपिक मतलब जो विषय भारतीयों को दिए गए थे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी उनके ऊपर निर्णय लेने की। तो यहाँ से शुरुआत किसकी होती है, यहाँ से शुरुआत होती है द्वैध शासन की। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का इसके बाद एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ, इसमें 1919 वाले में तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी।
इसमें केंद्र स्तर पर, सेंटर में, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। वही दो विषय रखे गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय रखे गए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब जो निर्णय है वो भारत जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य लेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई और द्वैध शासन केंद्र में लाया गया। द्वैध प्रणाली, प्रांतों में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत हुई और पहली बार संघीय शासन की योजना प्रस्तुत की गई। संघीय शासन की योजना प्रस्तुत की गई कि भाई एक केंद्र लेवल पे, एक प्रांत पे और एक देशी रियासत। देशी रियासत भी थी उस टाइम पे, लेकिन देशी रियासतों ने साफ मना कर दिया। 1935 का भारत शासन अधिनियम था ये। फिर आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें ब्रिटिश संसद ने भारत की संविधान सभा को, इसमें ब्रिटिश संसद ने भारत की संविधान सभा को सर्वोच्च या फिर संप्रभु शक्ति सौंप दी। अब हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले लेने में सक्षम हो गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत डोमिनियन स्टेट कब बना, डोमिनियन राज्य भारत कब बना? तो 1947 में हम संप्रभु बन गए थे। 1947 में भारत एक डोमिनियन स्टेट बना था। अब इसके ये सारे के सारे एक्ट थे पॉलिटी के। नॉर्मली बुक्स में इन एक्ट से ही शुरुआत होती है, लेकिन हमने इससे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और बहुत कुछ सारी चीजें देखी थी, भारत की डेफिनेशन देखी, बहुत सारी चीजें देखी हमने। इसके बाद हम संविधान सभा का ऐतिहासिक विकास देखेंगे कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, देशी रियासतों के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम तो हम देख ही चुके हैं। 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था और वैधानिक इसको 1861 के एक्ट के तहत कर दिया गया था। ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। संविधान के स्रोत देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या कुछ लिया है, संविधान की मूलभूत विशेषताएं, संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं देखेंगे कि संविधान में संशोधन किया कैसे जाता है। जैसे अब जम्मू कश्मीर में बहुत वाले उस पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे बहुत ज्यादा वो हुआ है क्योंकि उन्होंने 367 का यूज कर लिया। अब क्या यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि यदि इस 367 का यूज करके हमने इतना बड़ा संशोधन कर दिया तो फिर 368 का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी भी इनको मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके आंसर दिए जाने हैं। 367 का यूज करके इन्होंने ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाए थे। और 367 का आर्टिकल क्या कहता है कि जहां पर भी संविधान समझ में ना आए तो वहां हम 367 आर्टिकल के तहत संविधान को समझ सकते हैं। और 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। ये सारी चीजें थी इसमें। ये और बाकी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे और रेगुलर चल रहे हैं बिल्कुल, मतलब कोई भी टॉपिक बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं पॉलिटी का और साइंस का लेके। थैंक यू वेरी मच।